नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और आज इसका 6वां भाग है। इस 6वां भाग में हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। इसके प्रतिपादक हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। अब देखते हैं इन्होंने अधिगम के विषय में क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, क्या महत्वपूर्ण इनके विचार रहे हैं, कि कैसे इन्होंने नैतिकता को महत्वपूर्ण माना है मानव के अधिगम के लिए, उस विषय में आज चर्चा करेंगे। ठीक है। ये सिद्धांत भी हमारा कोहलबर्ग से संबंधित जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, कोई भी हमारी टेट की परीक्षा क्यों ना हो उससे संबंधित है, चाहे आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट या बीपीएससी, DSSB, यहाँ तक केवीएस के लिए भी ये उपयोगी हो जाता है सिद्धांत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा और देखते हैं इनके प्रमुख विचार। सर्वप्रथम परिचय देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले हैं और नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अध्ययन किया कि व्यक्ति न्याय और नैतिकता को किस प्रकार समझता है और इनका विकास किस प्रकार क्रमिक चरणों में होता है। कोहलबर्ग ने क्या अध्ययन किया व्यक्तियों में, कि व्यक्ति जो न्याय और नैतिकता होती है उसको किस प्रकार समझता है और इन न्याय और नैतिकता का किस प्रकार एक क्रम में, एक चरणों में, क्रमिक चरणों में उनका विकास होता है, कैसे वो मनुष्य के अंदर विकसित होते हैं एक चरणों के अनुसार। ठीक है, इसका अध्ययन उन्होंने करा था। उनका उद्देश्य यह जानना था कि व्यक्ति किसी नैतिक निर्णय तक पहुंचने के पीछे क्या तर्क देता है, ना कि केवल उसका निर्णय क्या है। उनका उद्देश्य ये जानना था, ये जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया, इससे उनका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति किसी नैतिक निर्णय तक पहुंचने के लिए, ठीक है, अपने नैतिक निर्णय तक पहुंचने के पीछे क्या तर्क देता है, ये उनका उद्देश्य था जानने का, ना कि ये जानना कि केवल उसका निर्णय क्या है। कोहलबर्ग केवल इतना नहीं जानना चाहते थे कि व्यक्ति का नैतिक निर्णय क्या है, वो ये जानना चाहते थे कि नैतिक निर्णय तक पहुंचने के पीछे वो क्या तर्क देगा। ठीक है, अपना नैतिक स्तर तक पहुंचने के लिए, नैतिक निर्णय तक पहुंचने के लिए क्या तर्क देगा अब बाल व्यक्ति, ये जानना उनका उद्देश्य था। ठीक है। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को प्रसिद्ध हिंज डिलेमा जैसे नैतिक प्रश्नों के माध्यम से विकसित किया था। ठीक है, हिंज क्या करते हैं, अपनी कथाओं में, अपने अपने प्रयोगों में छोटी छोटी कथाओं को उपस्थित करते हैं, उससे संबंधित नैतिक समस्याओं से संबंध में फिर प्रश्न पूछते हैं। जैसे इन्होंने हिंज से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे थे, उसका नाम ही इन्होंने हिंज दुविधा रख दिया, जिसे हिंज डिलेमा कहा जाता है। ठीक है। एक हिंज नाम का व्यक्ति था। ठीक है, उसकी एक पत्नी थी जो बीमार पड़ जाती है। अब उसके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो मेडिकल पे जाता है, तो विचार, उसे कुछ बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, वो विचार करता है कि चोरी करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो इस प्रकार के नैतिक दुविधा में वो फंस जाता है, लेकिन अंततः वो चोरी करता है। तो यहाँ पे बच्चों के सामने कोहलबर्ग ने दुविधा को उपस्थित करा। ठीक है, कि अगर आपके सामने ऐसी दुविधा आएगी तो आप किसका चयन करेंगे, क्या चोरी का चयन करेंगे या फिर आप चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को वो उपस्थित किया करते थे। अब पहले इनके प्रमुख विचार देख लेते हैं। नैतिक दुविधा का प्रयोग इन्होंने किया है, मोरल डिलेमा जिसे हम कहते हैं, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की में शामिल जो प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, सही और गलत का निर्णय लेने की जो हमारी प्रोसेस है, उसमें जो प्रोसेस है, सही और गलत का निर्णय लेने की जो हमारी प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या करते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। मान जैसे हिंज क्या था, चोरी करूं या ना करूं, इस दुविधा में फंसा हुआ था। ये क्या थी, एक सही और गलत का निर्णय लेने की प्रक्रिया थी, और इस निर्णय में जो फंसा हुआ था हमारा हिंज, उसे हमने क्या कहा, नैतिक दुविधा। ठीक है। जैसे यहाँ पे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। दुविधा क्या थी उसके सामने, यदि उसने चोरी करी तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, यदि नहीं करेगा तो वो मर जाएगी, तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो इस प्रकार की नैतिक दुविधा में सही और गलत के निर्णय लेने में जो प्रोसेस होती है, उसी को हम नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा
कहते हैं। ठीक है, नैतिक तर्कना, मॉरल रीजनिंग जिसे कहा जाता है, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने क्या करा, अंततः चोरी को ही चुनता है। ठीक है, नैतिक तर्कना कहते हैं सही और गलत में से किसी एक का चयन करना, किसी एक को चुनना, जैसे हिंज चोरी का चयन करता है। उसके सामने दो दुविधाएं थी, ये दो समस्या वो थी, विकल्प थे, या तो वो चोरी करे या फिर चोरी ना करे। अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो पत्नी मर जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या करा, चोरी का ही चयन करा। तो एक चीज का चयन करना सही या गलत में से, वो हमारा कहलाता है नैतिक तर्कना। ठीक है, ये तो था कुछ महत्वपूर्ण विचार उन्होंने विकसित किए अपने सिद्धांत में, प्रतिपादित किए अपने सिद्धांत में। अब देखते हैं उन्होंने अपने सिद्धांत को कितने चरणों में और कितने स्तरों में, और उन स्तरों को भी कितने चरणों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, चलिए, कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रमशः चरणों में विकसित होती है। कोहलबर्ग का क्या मानना है कि जो नैतिक नैतिक विकास है वो क्या है, हमारा एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। कोहलबर्ग का ऐसा मानना था, जो क्या होती है, चरणों में विकसित होती है, चरण दर चरण आगे बढ़ती है। ठीक है, और वो चरण जो हैं निम्न प्रकार के, अभी हम देखेंगे आगे जो विभिन्न प्रकार के चरण उन्होंने स्तर और चरण बताए हुए हैं, उनके विषय में आगे देखते हैं। ठीक है, उन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तरों, लेवल्स में और 6 चरणों, स्टेज में बांटा हुआ है। उनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो 3 स्तरों में बटा हुआ है और 6 स्टेज में बटा हुआ है। तीनों स्तरों को 2-2 चरणों में बांटा गया है, 2-2 स्टेज में बांटा गया है। अब देखते हैं सभी को एक एक करके। क्या है, सब सर्वप्रथम है प्राग रूढ़िगत नैतिकता या पूर्व सम्मेलन स्तर। ठीक है, इसमें इसकी जो आयु होती है लगभग 4 से 9 वर्ष की आयु है। कुछ इसको 10 वर्ष की आयु, 10 वर्ष तक भी मानते हैं प्राग रूढ़िगत नैतिकता को। ठीक है, नैतिकता का आधार दंड और व्यक्तिगत लाभ होते हैं। अब ठीक है, जो नैतिकता का आधार है, जो व्यक्ति में नैतिकता का विकास होगा वो कैसे होगा, या तो दंड से होगा या फिर व्यक्तिगत लाभ से, उसके पर्सनल जो उसको वो होंगे, लाभ होंगे, उससे उसका नैतिकता का विकास होगा। ठीक है, इसकी आयु है 4 से 9 वर्ष की। किसी किसी हमारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, किसी ने इसको 10 वर्ष की आयु भी माना हुआ है। ठीक है, अब इसे भी 2 चरणों में विभाजित किया हुआ है। प्रथम चरण है दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, जब बच्चा किसी कार्य को इसलिए गलत मानता है क्योंकि उसे दंड मिल सकता है। ठीक है, दंड और आज्ञाकारिता में क्या है, बच्चा किसी कार्य को गलत इसलिए समझने लग जाता है, गलत इसलिए मानने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है इससे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, उस कार्य को गलत समझने लग जाता है। जैसे जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा अगर वह भी चोरी करेंगे तो उसे सजा मिलेगी। नैतिकता का आधार भय और अधिकार का सम्मान है। ठीक है, जैसे उदाहरणतः जब बच्चों ने देखा कि हिंज ने चोरी करी तो उसे दंड मिला, पुलिस पकड़ करके ले गई। अगर बच्चे भी चोरी करेंगे तो उन्हें भी दंड मिलेगा, उन्हें भी चोरी पकड़ करके ले जाएगी। इसलिए वो यहाँ पर क्या समझते हैं, इस कार्य को गलत समझते हैं। ठीक है, और नैतिकता का जो आधार होता है वो भय और अधिकार का सम्मान होता है। ठीक है, नैतिकता का आधार ही भय और अधिकार का सम्मान बताया 10 वर्ष तक। ठीक है, द्वितीय चरण क्या है, साधनात्मक उद्देश्य अभिविन्यास। बच्चा सोचता है मगर अगर मुझे इससे लाभ है तो यही सही है। ठीक है, साधनात्मक उद्देश्य अभिविन्यास में क्या सोचता है, अगर बच्चा, अगर मुझे इस कार्य से लाभ है तो यह कार्य क्या है, मेरे लिए सही है। ठीक है, जैसे हिंज ने चोरी करी, अगर बच्चे ने सोचा मुझे इससे लाभ है तो यही कार्य क्या है, सही है। नैतिकता व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित होती है, लेने का दृष्टिकोण होता है। ठीक है, नैतिकता कैसी होती है, अब अपने स्वार्थ पर, व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित होती है। ठीक है, लेने देने का दृष्टिकोण होता है। अगर हमने किसी को कुछ दिया है तो उससे हम कुछ ना कुछ वापस लेंगे ही लेंगे। जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की गेंद फेंक दी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी गेंद फेंक दी, या एक बच्चा किसी बच्चे की पेंसिल तोड़ देता है तो दूसरा बच्चा भी उसकी वापस पेंसिल तोड़ देता है। तो इस प्रकार से लेने देने की दृष्टिकोण होता है यहाँ पे। और जो नैतिकता होती है वो व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित होती है। ठीक है, अपने स्वार्थ पर आधारित होती है। ये तो था प्रथम इनका स्तर। अब द्वितीय स्तर क्या है, सम्मेलन स्तर क्या है, यहाँ पे आयु लगभग 9 से 15 वर्ष की होती है। नैतिकता का आधार सामाजिक स्वीकृति और नियमों का पालन होता है। ठीक है, जो द्वितीय स्तर है उसमें जो नैतिकता का आधार होता है सामाजिक स्वीकृति और नियमों का
पालन, बच्चा कैसे समाज को स्वीकार करता है या समाज उसे किस प्रकार स्वीकार करता है और नियमों का पालन किस प्रकार किया जाता है। यदि बच्चे के सामने नियम तोड़े जाएंगे तो बच्चा भी वहां पे वही चीज सीखेगा, नियमों को तोड़ना, नियम कैसे तोड़े जाते हैं और कैसे उनका उल्लंघन किया जाता है। यही विचार उसके अंदर भी विकसित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा द्वितीय स्तर है, उस द्वितीय स्तर में नैतिकता का आधार ही सामाजिक स्वीकृति और नियमों का पालन है। ठीक है, इसके जो चरण है, प्रथम चरण है इसका अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो गुड बॉय गुड गर्ल कहलाना पसंद करते हैं समाज में, कि समाज वाले उन्हें अच्छा कहें। ठीक है, व्यक्ति समाज की स्वीकृति चाहता है। बच्चा चाहता है कि समाज उनको स्वीकार करे, जो वो कार्य कर रहा है या जो वो बातें कर रहा है, लोग उनसे उनको समझें, उन्हें स्वीकार करें। बच्चा ऐसा चाहता है। कार्य इसलिए सही माना जाता है क्योंकि लोग उसे अच्छा समझते हैं। अब जो हमारा सम्मेलन स्तर है, द्वितीय स्तर है हमारा इनका, उसमें जो कार्य को इसलिए सही माना जा रहा है क्योंकि लोग उसे अच्छा समझते हैं, उसे अर्थात बालक को, व्यक्ति को अच्छा समझते हैं। जो भी लड़का लड़की जो भी है हमारे, उनको अच्छा समझते हैं, इसलिए कार्य को सही माना जाता है। ठीक है, और व्यक्ति जो बालक है या लड़का लड़की जो भी है, वो चाहते हैं कि समाज हमारी क्या करे, स्वीकृति करे, हमें स्वीकार करे। ठीक है, अब इसका जो दूसरा चरण है वो है विधि और व्यवस्था अभिविन्यास। समाज के नियमों और कानूनों का पालन नैतिकता का सर्वोच्च रूप माना जाता है। ठीक है, जो हमारा चतुर्थ वो है स्तर है एक विधि और व्यवस्था का, उसमें जो समाज के नियम और कानून होते हैं, उनका पालन नैतिकता का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। समाज के नियमों का, कानूनों का पालन करना नैतिकता का सर्वोच्च रूप माना जाता है। जब व्यक्ति या बालक समाज के नियमों को, कानूनों को का पालन करता है, तो वो उसकी नैतिकता का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। ठीक है, जैसे कोई हमारे ट्रैफिक से संबंधित नियम बनाए गए हैं और बच्चा उनका पालन करता है पूरे तरीके से, तो वो उसकी नैतिकता का सर्वोच्च स्तर माना जाएगा। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च कर्तव्य है, और जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, उसको बनाए रखना हमारा क्या हो जाता है, सर्वोच्च कर्तव्य हो जाता है। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कि हम सामाजिक व्यवस्था को वैसा का वैसा बना करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारी उत्तर सम्मेलन अवस्था, जो तृतीय स्तर है हमारा इनका। उत्तर सम्मेलन स्तर वयस्क अवस्था होती है लगभग, वैसे तो 15 वर्ष के बाद की या फिर 18 वर्ष से बाद की आयु। सभी व्यक्ति इस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, जो इनके अनुसार, कोहल वर्ग के अनुसार, सभी व्यक्ति अपने इस तृतीय स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। नैतिकता का आधार सार्वभौमिक सिद्धांत और न्याय होता है। ठीक है, जो नैतिकता का अब यहाँ पे आधार होगा वो क्या होगा, सार्वभौमिक सिद्धांत और न्याय। ठीक है, अब इसके चरणों की बात करें तो प्रथम चरण इसका है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। व्यक्ति समझता है कि कानून समाज की सुविधा के लिए हैं, पर इन्हें बदला जा सकता है। अब जो यहाँ पर वयस्क व्यक्ति आ गया, वो ये समझता है कि जो कानून है वो समाज की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, समाज के लिए बनाए गए हैं, पर इन्हें इन्हें भी बदला जा सकता है, इनमें भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। न्याय, समानता और मानवाधिकार सर्वोच्च मूल्य हैं। अब व्यक्ति समझने लग जाता है, जैसे जैसे बच्चा वयस्क होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तो बच्चा समझने लग जाता है कि जो हमारा न्याय है, हमारी समानता है और हमारा जो मानवाधिकार है, वो सर्वोच्च मूल्य है हमारे लिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अब समझने लग जाता है और ये समझता है कि जो कानून, समाज के नियम कानून है, वो हमारे लिए सही हैं, सुविधाजनक हैं हमारे लिए, लेकिन उनमें भी बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो द्वितीय चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय अंतरात्मा और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित करता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति है वो अपने निर्णय कैसे करेगा, अंतरात्मा और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित निर्णय करेगा, अर्थात अपने खुद के नियंत्रण में रह करके उनको क्या करेगा, निर्णय लेगा। जैसे सत्य, न्याय और मानवता सर्वोच्च मूल्य होते हैं, भले ही समाज विरोध करे। सत्य है, न्याय है और जो हमारा मानवता, ह्यूमैनिटी है, वही हमारे सर्वोच्च मूल्य होते हैं, फिर चाहे समाज हमारा विरोध क्यों ना करता हो। ठीक है, हम किसी के प्रति सत्य सत्य भावना रखते हैं, न्याय की भावना रखते हैं और मानवता दिखाते हैं किसी के प्रति, तो वो हमारा सर्वोच्च मूल्य है, सर्वश्रेष्ठ मूल्य है, भले ही समाज हमारा क्या करे, विरोध करे। मानो एक बालक है, वो क्या करता है, निम्न वर्ग के लोगों के साथ भी उससे
उचित व्यवहार करता है, तो वो उसका सर्वोच्च मूल्य है, ठीक है? वो उस बालक का सर्वोच्च मूल्य है। फिर भले ही समाज उसका क्या करे, विरोध करे या दूसरे वर्ग के लोग उसका विरोध करें, उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? यही 3 चरण हमारे नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए हुए हैं। और 6 स्तरों में उनको बाँटा गया है, ठीक है? अब देखते हैं क्या है नैतिक विकास के शिक्षण संबंधी निहितार्थ, शिक्षण में किस प्रकार से प्रभावी होता है इनका नैतिक विकास का सिद्धांत। बच्चों में नैतिक चिंतन को बढ़ाने के लिए विवेचनात्मक प्रश्न पूछे जाएँ, ठीक है? बच्चों में नैतिक चिंतन को बढ़ाने के लिए कि बच्चा थोड़ा सोचे किसी चीज़ के बारे में, किसी विषय के बारे में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विवेचनात्मक प्रश्न, मॉरल डिलेमा से संबंधित अर्थात समस्यात्मक प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। कोई ऐसी समस्या बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे और फिर उनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? शिक्षक को केवल आदेश नहीं देना चाहिए बल्कि कारण और तर्क समझाना चाहिए। अब शिक्षक का भी काम है कि वो बच्चों को केवल आदेश ना दे, ठीक है? आदेश से तात्पर्य केवल समझा-समझा भर ना दे और उद कारण भी बताए और तर्क भी बताए कि किस कारण से ये समस्या हुई है या किस कारण से ये जो स्थिति बनी हुई है उसका कारण क्या है और उसके पीछे तर्क क्या हैं, वो सारे तर्क भी शिक्षक को स्पष्ट करने चाहिए, ठीक है? नैतिक शिक्षा में सहानुभूति, न्याय और मानवता के मूल्यों पर बल देना चाहिए। जो नैतिक शिक्षा है हमारी, मॉरल एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन में सहानुभूति, ठीक है? बच्चों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और सहानुभूति, न्याय और मानवता के मूल्यों पर बल देना चाहिए, ठीक है? ये जितने भी हमारे नैतिक मूल्य हैं, न्याय है, सहानुभूति है और मानवता है, इन नैतिक मूल्यों पर, नैतिक शिक्षा पर हमने बल देना चाहिए, ठीक है? विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ संवाद, सहयोग और सम्मान का अभ्यास हो, ठीक है? जब हम एक संस्थान में काम कर रहे हैं, एक विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमने उसका वातावरण ऐसा बनाना है जहाँ संवाद अर्थात विद्यार्थियों के बीच में, शिक्षक-विद्यार्थी के बीच में सम्मान हो, आपस में सहयोग हो और सम्मान की भावना हो एक-दूसरे के लिए, ठीक है? ऐसा वातावरण बनाना है, जब ऐसा वातावरण बनेगा, तो विद्यार्थी में अपने आप ही नैतिक मूल्यों का विकास हो जाएगा, ठीक है? अब इनकी आलोचनाएँ भी की गई हैं, ठीक है? कुछ आलोचनाएँ हैं, यह सिद्धांत अधिकतर पश्चिमी समाज पर आधारित है। पश्चिमी समाज अर्थात जो भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन पर ज़्यादातर आधारित है। इसमें भावनात्मक और व्यावहारिक पक्षों की उपेक्षा की गई है, ठीक है? ये जो सिद्धांत है, इसमें भावनात्मक और व्यावहारिक पक्षों की उपेक्षा की गई है। उनको ज़्यादा स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है? महिलाओं में नैतिक दृष्टिकोण जैसे करुणा, संबंधों का संवेदना का पर्याप्त समावेश नहीं है, ठीक है? ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि महिलाओं में नैतिक दृष्टिकोण का पर्याप्त समावेश नहीं होता है, जैसे करुणा है, संबंध की संवेदना है, ये उनमें कम होती है, ठीक है? पर्याप्त नहीं होती है। सभी व्यक्ति कोहलबर्ग के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं, ये बात भी ठीक है। सभी व्यक्ति इस बात पर निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कानून जो है उनको बदला जा सकता है। सारे नियम कानून समाज के लिए हैं, सभी व्यक्ति ऐसा नहीं सोच पाते हैं। सभी ये सोचते हैं कि हम लोगों पर बंधन किया जा रहा है और इनको बदला भी नहीं जा सकता है, ऐसा लोगों की भावना है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो इनके अगले स्तर तक पहुँच जाते हैं, जो इनका उच्चतर स्तर है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन सभी लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लोग न्याय, समानता या मानवाधिकार को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? हाँ। अब देखते हैं निष्कर्ष देख लीजिए यहाँ पे निष्कर्ष भी कोहलबर्ग का न्यायबोध विकास का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि नैतिकता केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि तर्क संगत सोच और अंतरात्मा का विकास है, ठीक है? नैतिकता केवल नियमों का पालन नहीं है, वो क्या है? तर्क संगत सोच और अंतरात्मा का विकास भी है। तर्क संगत सोच के साथ साथ हमारी अंतरात्मा का विकास भी है, हमारे अंतर्मन का विकास भी क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है, ठीक है? व्यक्ति का नैतिक विकास दंड के भय से लेकर न्याय और सिद्धांतों की समझ तक क्रमिक रूप से होता है, ठीक है? अभी हमने देखा है कि कैसे सबसे पहले दंड या आज्ञाकारिता की भावना आई और उसके बाद क्या आया? न्याय और सिद्धांतों की समझ पर हम पहुँचे थे। एक चरण दर चरण वो जो क्रिया थी वो क्रमिक रूप से क्रम से आगे बढ़ रही थी, ठीक है? यह सिद्धांत शिक्षा और समाज दोनों में नैतिकता के गहरे अर्थ को समझने में अत्यंत उपयोगी है, ठीक है? इनका जो सिद्धांत है वो हमारे समाज में और हमारे एजुकेशन में नैतिकता को मॉरलिटी के गहरे अर्थ को, बड़े अर्थ को समझने में अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है? एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हमने चरण दर चरण हम आगे बढ़े थे, क्रमिक रूप से आगे बढ़े थे, ठीक है? पहले पहले क्या था उनके सिद्धांत में प्राग रूढ़िगत नैतिकता से हम चले थे
दंड और आज्ञाकारिता आई। आज्ञाकारिता के बाद हमने क्या देखा, साधनात्मक उद्देश्य देखे, जहां व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मुझसे मुझे अगर इससे लाभ है तो यही कार्य सही है। उसके बाद मध्य सम्मेलन स्तर में बच्चा चाहता है अच्छा लड़का लड़की बने, ठीक है, और विधि की व्यवस्था अभिविन्यास, यहाँ पे अब उन कानूनों का पालन करना सीख जाता है और इसी नैतिकता को सर्वोच्च रूप माना जाता है बच्चे का। फिर उत्तर सम्मेलन में सामाजिक अनुबंधन विन्यास, अब बच्चा समझने लगता है जो कानून, समाज के कानून है वो हमारे लिए हैं, वो सारी सुविधा हमारे लिए हैं, पर इनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। अपने अपने नैतिक मूल्यों को समझता है, अपने अधिकारों को बच्चा समझने लग जाता है। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है, जहां अपने अंतरात्मा का विकास होता है, उस स्तर तक बच्चा आसानी से बच्चा उस चीज को समझने लग जाता है, एक वयस्क बच्चा, ठीक है। चलिए, ये था नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। उम्मीद है कि मैं समझा भी पाया हूँगा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा।